24 रिवांश कम्स टू लंदन। अंगद इस वक्त एक वार्ड के बाहर खड़ा हैरानी से सामने टीवी देख रहा था। कामिनी मेहरा ने अपने बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में उठाया एक लड़की पर बेवजह हाथ। टीवी में आज की ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही थी। टीवी में बार बार कामिनी का माया पर हाथ उठाने वाला सीन दिखाया जा रहा था। अंगद ने कस के अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ पल में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी आदमी की घबराई हुई सी आवाज आई, हेलो सर। वो मीडिया वाले। तभी अंगद बीच में फोन पर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है राहुल? तुम्हें पैसे किस चीज के मिलते हैं? मैंने तुम्हें कल ही बोल दिया था ना कि कल रात की कोई भी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, और जब चीजें बाहर आई तो सारी क्यों नहीं? आधी अधूरी चीजें बाहर लाकर क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, फिर भी तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। जान सकता हूँ क्यों? इस आधी न्यूज के जरिए मुझे और मॉम को ट्रिगर किया जा रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी, जिसे सुन एक पल के दूसरी तरफ वाला आदमी, जिसका नाम राहुल और वो अंगद का पर्सनल असिस्टेंट था, वो डर से पूरा कांप गया। इधर आने जाने वाले पेशेंट मुड़ मुड़कर अंगद को देख रहे थे, जिसका सारा ध्यान अपने फोन पर था। सर प्लीज धीरे बोलिए, ये हॉस्पिटल है और आपके चिल्लाने से यहाँ पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक नर्स ने अंगद का चिल्लाना सुन उसके पास आकर कहा। अंगद ने सर घुमा, नर्स को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी। तभी दूसरी तरफ से राहुल हैरानी से बोला, क्या कहा सर आपने? आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अंगद ने नर्स पर से नजरें हटा, फोन को आंखों के सामने कर घूर के उसे देखा और दूसरे ही पल फिर से चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो अंगद मेहरा तुम्हें सॉरी बोले। 10 मिनट में सारी बातें शांत हो जानी चाहिए। ये सब तुम कैसे करोगे? ये तुम्हारा लुकआउट है, इसलिए जल्दी से जो भी करना है करो, वरना फिर तुम्हें मैं देखूंगा। बोलकर उसने बिना राहुल के आगे की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर वो नस गुस्से से अंगद को घूर रही थी। अंगद की नजरें जैसे ही नस पर पड़ी, वो गुस्से में दांत पिसकर बोला, व्हाट? अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर के अपना काम करो। बोलते हुए वो गुस्से से नस को घूर रहा था। अंगद की तेज आवाज सुन नस एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से वहां से एक वार्ड के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद अंगद वही रखी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी लेप पर रख मुंह के पास लगाए हुए थे और वो शूज से लगातार फ्लो पर टक-टक कर रहा था। वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, आई नो इन सबके पीछे किसका हाथ है। माया अपनी माया फैलाकर अंगद मेहरा को ट्रिगर कर रही है, बट रॉन्ग मूव बेबी, वेरी रॉन्ग मूव। खुद को इंटेलिजेंट समझना और मुझे मूर्ख समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम मुझे अच्छे से जानती ही कहाँ हो। आई एम श्योर अगर तुम मुझे जानती तो ये सब कभी नहीं करती। बोलकर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। कुछ पल हंसने के बाद वो चुप हो गया और सामने वार्ड को देखते हुए बोला, खून के बदले खून और चोट के बदले चोट, यही हिसाब है अंगद मेहरा का। मेरी मॉम को हॉस्पिटल बेड तक लाने के बाद तुम्हारे मॉम डैड आराम से रहे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। बोलते हुए उसने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। कॉल पिक होते ही अंगद ने फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी से कुछ कहा, उसे कुछ समझाया और फिर कॉल कट कर तिरछा मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये उसके अलावा किसी को नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ बलिन में रिवांश इस वक्त एक फैक्ट्री में खड़ा सामने एक जगह देख रहा था, जहां ड्रग्स के पैकेट एक बॉक्स में पैक किए जा रहे थे। शायद ड्रग्स की सप्लाई दूसरी कंट्री में होने वाली थी, इसलिए ही उसके कार्टून पैक किए जा रहे थे। तभी एक आदमी रिवांश के पास आया और अपना सर झुकाकर धीरे से बोला, आरवी सर, सारा काम हो गया है। इंडिया की गवर्नमेंट का एक आदमी हमारी हेल्प के लिए रेडी है। उसकी हेल्प से हम इंडिया में आराम से ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं, और इटली में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंदन वहां ड्रग्स सप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वहां की गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है और वहां की सिक्योरिटी भी काफी टाइट है, जिस वजह से वहां ड्रग्स भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बोलते हुए उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उस आदमी की बात सुनकर भी रिवांश के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए।
वो सामने देखते हुए बोला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आता है मुझे। तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। ये बोलते हुए उसने सर टेढ़ा कर उस आदमी को देखा जो कांप रहा था। तभी रिवांश तेज आवाज में बोला, यही खड़े रहने का इरादा है या फिर कुछ काम भी करना है? अगर काम नहीं किया जा रहा है तो जस्ट टेल मी, अभी तुम्हारा काम खत्म कर देता हूँ। बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल उस आदमी के फहद पर पॉइंट कर दी। वो आदमी जो पहले से कांप रहा था, वो और ज्यादा कांप गया। वो धीरे से कांपती आवाज में बोला, सॉरी सर, मैं अभी सारा काम खत्म करता हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला गया जहां ड्रग्स के पैकेट्स को बड़े बॉक्स में पैक किया जा रहा था। रिवांश वही खड़ा सबको देख रहा था। कुछ देर बाद रिवांश बाहर खड़ा सामने एक जगह देख रहा था जहां 2-3 ट्रक खड़े थे और उनमें सेब की पेटियां भरी जा रही थी। उन सेब की पेटियों के नीचे ड्रग्स के बॉक्स थे जो बर्लिन से लंदन जाने वाले थे। ट्रक से लंदन जाने में लगभग 12 घंटों का टाइम लगने वाला था और इन ट्रक्स के साथ रिवांश भी लंदन जा रहा था। वो ज्यादातर अपना काम बर्लिन से ही करता था। कभी कोई इमरजेंसी या डेंजर जगहों जहां उसे लगता था कि उसका जाना जरूरी है वही वो जाता था, अदरवाइज वो नहीं जाता था। कुछ देर बाद सारे बॉक्स ट्रक में पैक कर दिए गए थे। उन सबको देखकर यही लग रहा था कि सेब की पेटियां ही रखी है, उसके अलावा उसमें कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ड्रग्स के बॉक्स को सबसे आगे रखा गया था और उसके बाद सेब की पेटियां, जिससे वे बॉक्स बिल्कुल सेफ थे। कुछ देर बाद वे तीनों ट्रक बर्लिन की सड़कों पर फुल स्पीड में चल रहे थे। उनके आगे 3 कार्स चल रही थी, जिसमें बीच वाली कार में रिवांश बैक सीट पर अपना सर पीछे टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ देर बाद वे तीनों ट्रक बर्लिन की सड़कों पर फुल स्पीड में चल रहे थे। उनके आगे 3 कार्स चल रही थी, जिसमें बीच वाली कार में रिवांश बैक सीट पर अपना सर पीछे टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ रिवांशी हॉल में पिलर के पीछे छुपी इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने दिख रहे डोर पर पड़ी जो पीछे से बाहर जाने का रास्ता था। डोर को देखते ही रिवांशी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोली, मिल गया, बाहर जाने का रास्ता मिल गया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी। रिवांशी ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से उस डोर की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, बेबी इतनी भी क्या जल्दी है यहां से निकलने की? अभी तो तुम अच्छे से हमसे मिली भी नहीं और बिना मेल मिलाप के ही तुम यहां से निकलने का सोच रही हो। नॉट बैड। ये सुनते ही रिवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके कदम अपनी जगह ही जम गए। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। उसने कस के अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए हल्का सा सर घुमा अपने पीछे देखा, जहां एक हैंडसम सा लड़का अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। वो लड़का कोई और नहीं लक्ष्य ही था, जो रिवांशी से कुछ पूछने के लिए ही यहाँ आया था। और आते ही उसकी नजरें भागती हुई रिवांशी पर पड़ी, जिसे देख उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। सामने खड़े लक्ष्य को देखते ही रिवांशी के फेस पर कंफ्यूजन के भाव आ गए। उसे लगा था कि उसे भागते देखने वाला कोई बॉडीगार्ड होगा, पर यहाँ तो लक्ष्य था जिसे वो नहीं जानती थी और नहीं उसने पहले कभी उसे देखा था। रिवांशी धीरे से बोली, तुम कौन हो? क्या तुम्हें भी किडनैप कर लिया है इन लोगों ने? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में भाग चलते हैं। और वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक से भले दो, वैसा कुछ हमारे साथ है। ये बोलते हुए वो लक्ष्य के पास आए और उसका हाथ पकड़ सामने डोर की तरफ ले जाने लगी, पर तभी उसके कदम रुक गए, क्योंकि लक्ष्य अपनी जगह से 1 इंच तक भी हिला नहीं था। लक्ष्य को अपनी जगह से हिलता न देख रिवांशी ने सर घुमा लक्ष्य को देखा और कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? देखो वो हथकंडे आ जाएंगे। मैं उनसे बहुत मुश्किल से बचकर यहाँ तक आई हूँ, अब तुम्हारे चक्कर में मुझे फिर से उस कैदखाने में नहीं जाना है। ये बोलते हुए वो अपना सारा जोर लगा लक्ष्य को अपने साथ खींच रही थी, पर लक्ष्य अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला। तभी अचानक से लक्ष्य ने रिवांशी को हल्का सा अपनी तरफ खींचा। रिवांशी एकदम से उसके सीने से आ लगी। उसका सर लक्ष्य के सीने पर था और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लक्ष्य ने रिवांशी की कमर पर अपना एक हाथ रख उसे अच्छे से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वो सर नीचे कर डेविल स्माइल करते हुए रिवांशी को देख रहा था।
इधर रिवांशी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए लक्ष्य के सीने से लगी खड़ी थी। अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस कर रिवांशी के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। आज पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे टच किया था, वरना टच करना तो दूर कोई उसके करीब भी नहीं आया था। रिवांशी लंदन में गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और उसकी कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज थी। बाहर जाने का उसे कभी मौका नहीं मिला। रिवांश के बॉडीगार्ड हमेशा उसके आसपास रहते थे, जिस वजह से भी रिवांशी के पास कभी कोई लड़का नहीं आया था। रिवांशी ने झट से सर उठा लक्ष्य को देखा और दूसरे ही पल उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, यू बदतमीज इंसान, बुढ़ापे में क्या करने का सोच रहे हो? अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो मुझसे जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? भरे बुढ़ापे में जवानी का जोश चढ़ा है बूढ़ा साला। बोलते हुए अचानक से वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि लक्ष्य उसे अपनी नीली आंखों से बुरी तरह घूर रहा था। रिवांशी बचपन से लंदन में ही रही थी और वहां गर्ल्स हॉस्टल में कई लड़कियां इंडिया से थी जो रिवांशी की अच्छी दोस्त थी, और उन्हीं से रिवांशी ने कई मिसबिहेविंग वर्ड्स सीखे थे। लक्ष्य ने गुस्से से रिवांशी के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए तेज आवाज में कहा, क्या कहा तुमने अभी, और लास्ट में कौन सा वर्ड यूज किया तुमने? 2 फुट की तुम हो नहीं और जुबान 4 फुट की चलती है। इतना ही चिल्लाने का शौक है तो जस्ट टेल मी, तुम्हें चिल्लाने की ऐसी जायज वजह दूंगा कि तुम चीखना नहीं चाहोगी तब भी चीखोगी मेरे बेड पर। ये बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी और उसकी पकड़ रिवांशी के बालों पर कसती जा रही थी। लक्ष्य का चिल्लाना सुन रिवांशी एकदम से कांप गई और डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू झलक आए। लक्ष्य का चिल्लाना सुन सारे बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आ गए और रिवांशी को वहां देख वे सब एकदम हैरान रह गए। रिवांशी के सर में दर्द होने लगा था लक्ष्य के बाल पकड़ने की वजह से। वो अपना एक हाथ लक्ष्य के हाथ पर रखते हुए बोली, प्लीज लीव मी, मुझे पेन हो रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। तभी लक्ष्य एक बार फिर तेज आवाज में बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। रिवेंशी ने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर एकदम से अपना एक पैर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लक्ष्य के घुटनों पर जोर से एक किक मार दी। अचानक किक पड़ने से लक्ष्य की हल्की सी आह निकल गई और उसकी पकड़ रिवांशी के बालों पर ढीली पड़ गई। ये महसूस होते ही रिवांशी ने जल्दी से लक्ष्य से अपने बाल छुड़वाए और रोते हुए तेज आवाज में बोली, यू गंदे आदमी, तुम्हारी शिकायत मैं अपने भाई से करूंगी और तुम्हें उनसे खूब पिटवाऊंगी। तुमने मुझे हक किया जबकि मैं तो तुम्हें इन सब से बचा रही थी, पर आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब पड़े रहो यही। बोलकर वो जल्दी से डोर की तरफ भाग गई। सारे बॉडीगार्ड हैरानी से आंखें फाड़े मुंह खोले रिवांशी को देख रहे थे, जो उन्हीं के बॉस को बचाकर यहां से लेकर जाने की बात कर रही थी, जबकि उसी ने तो रिवांशी को किडनैप करने को कहा था। लक्ष्य ने सर उठा भागती हुई रिवांशी को देखा और तुरंत अपनी कमर के पीछे से गन निकाल रिवांशी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, यू रैबिट, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब भगाकर दिखाओ। ये बोलते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। वहां एकदम से गन शॉट की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल रिवांशी के चीखने की गोली सीधा रिवांशी के पैर में जाकर लगी और गोली लगते ही वो सीधा मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। सोच रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।